आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं सस्य विज्ञान। और सस्य विज्ञान में देखने वाले हैं सस्य विज्ञान में सस्य विज्ञान विषय के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनके बारे में आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं, जो पेपर में काफ़ी बार दोहराए जाते हैं या पूछे जाते हैं। तो उनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं और आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है और होने वाली है। आप एक बार इसे जरूर देखें ताकि आपकी पेपर की तैयारी में इससे काफ़ी मदद मिले और काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आने वाले भी है। आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएटी विद सचिन में आपका स्वागत है। ऐसे कृषि से संबंधित नए नए अपडेट के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको प्रतिदिन जो है एग्रीकल्चर का नए नए अपडेट मिलते रहे। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो यदि पसंद आता तो एक बार लाइक जरूर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आज का ये विषय बहुत अच्छा है हमारा। हम आज से जो है एक नया विषय स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने जनरल क्वेश्चन देखे थे, सामान्य ज्ञान देखे थे, और आज हम देखने वाले हैं एग्रोनॉमी विषय। और अब हम धीरे धीरे करके सारे विषय डिस्कस करने वाले हैं। सस्य विज्ञान पर वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य कब प्रारंभ हुआ? सस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी पर वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य का प्रारंभ हुआ तो 1834 में हुआ। ये सन आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। एग्रोनॉमी में सर्वप्रथम अनुसंधान कार्य 1834 में प्रारंभ हुआ था। किस वैज्ञानिक ने सस्य विज्ञान पर पहला अनुसंधान केंद्र स्थापित किया? और इस पर पहला अनुसंधान केंद्र किसने स्थापित किया था? जे.बी. बोशिंगाल्ट ने एनसेल्स में। कहाँ पर किए थे? एनसेल्स में किए थे। फिर क्या दिया है? कृषि विज्ञान में अलग शाखा के रूप में सस्य विज्ञान को मान्यता कब मिली कि भाई इस विषय को एक अलग मान्यता दी जाती है और यह अपने खुद पर स्वतंत्र है? तो वो 19 में दी गई, 1900 में दी गई। कब दी गई? 1900 में दी गई। अब क्या दिया है? अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई थी? तो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना 1908 में हुई थी। कब हुई थी? 1908 में। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है तो इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। फिर क्या दिया है? गन्ने की फसल का पता हाथ में चलाए जाने वाले एक, यानी कि गन्ने की जो परिपक्वता कि गन्ना मैच्योर हुआ कि नहीं, हम इसको गुड़ या शक्कर बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसका पता कैसे लगाते हैं? तो इसका पता लगाने के लिए हाथ से चलाए जाने वाला एक यंत्र रहता है जिसे क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टोमीटर बोलते हैं। और इसके माध्यम से हम गन्ने को चेक करते हैं। और जब हम इसका उपयोग करते हैं गन्ने के रस में तो रीडिंग 17 से 18 आनी चाहिए। यदि रीडिंग 17 से 18 यदि दे रहा है तो समझ लीजिए कि गन्ना जो है गुड़ या शक्कर बनाने के लिए मैच्योर हो गया। अब इसके बाद क्या दिया है? क्षारीय भूमि में धान की रोपाई हेतु पौधों का उपयोग समय होना चाहिए। यानी क्षारीय मिट्टी में यदि हम धान की रोपाई कर रहे हैं तो कितने दिन की नर्सरी होना चाहिए? तो 40 से 45 दिन की नर्सरी होना चाहिए। ऐसे तो जो है खरीफ ऋतु में यदि हम धान लगाते हैं तो 21 से 25 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है। लेकिन यदि हम क्षारीय भूमि में लगा रहे हैं तो क्षारीय भूमि में क्या रहता है? लवणों की मात्रा ज़्यादा रहती है। तो नर्सरी में जो पौधे लगाए जाते हैं वो थोड़े बड़े लगाए जाते हैं और उनकी उम्र 40 से 45 दिन की होती है। मटर में खरपतवार नियंत्रण हेतु उपयुक्त खरपतवार नाशी है। उस खरपतवार नाशी का क्या नाम है? MCBP। ऐसे तो बहुत सारी खरपतवार नाशी है, पेंडामेथलिन है, बेसलीन है, ये भी खरपतवार नाशी का उपयोग करते हैं। फिर क्या दिया है? अंधी गुड़ाई किस फसल की एक संतुलित पद्धति है? मतलब अंधी गुड़ाई किस में की जाती है? अंधी गुड़ाई जो है गन्ने में की जाती है और यह दक्षिण भारत में काफी प्रचलित है। मोटे या लघु अनाजों की खेती की जाती है। मोटे या लघु अनाजों की जो खेती है ऊपरवार भूमियों में की जाती है। ऊपरवार भूमियों का मतलब ये होता है कि ऐसी भूमियाँ जो हल्की होती है, ऐसी भूमियाँ जो हल्की होती है वहाँ पर इसकी खेती बड़े अच्छे से की जाती है। फिर क्या दिया है? अंतः फसल पद्धति का तात्पर्य है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अंतः फसल पद्धति या इंटर क्रॉप कल्टीवेशन का मतलब ये होता है 2 या 2 से अधिक फसलों को एकांतर क्रम में पंक्तियों में बोना। मतलब 2 फसलें लेते हैं तो 2 फसलों के हम
रेंडमली बोते हैं कि 2, जैसे हमने गेहूं के साथ हम यदि सरसों की बुआई करते हैं तो गेहूं की हम 9 पंक्ति लेते हैं और सरसों की 1 पंक्ति लेते हैं। तो पहले हम 9 पंक्ति गेहूं की बोते हैं और 1 पंक्ति सरसों की बोते हैं। तो ये एक अंतर से हम ये बोते हैं। तो कुछ इस तरह से पद्धति क्या कहलाती है, अंतः फसल पद्धति कहलाती है। अब आगे क्या दिया है, विशिष्ट खेती एक उदाहरण है। विशिष्ट खेती यानी स्पेशलाइज्ड फार्मिंग एक उदाहरण है खेती के प्रकार का। बिल्कुल सही, खेती के प्रकार का एक उदाहरण है। आलू की सर्वाधिक उपज प्राप्त होती है यदि आलू एक कंद वाली फसल है, यदि फसल चक्र ठीक तरह से अपनाया जाए तो इससे काफ़ी उत्पादन मिल जाता है। तो देखिए फसल चक्र कैसे अपनाना है, ढैंचा लगाएं बरसात में, फिर आलू लगाएं रबी में और फिर सूरजमुखी लगाएं। तो इस तरह से यदि हम फसल चक्र अपनाते हैं तो निश्चित ही है आलू की पैदावार अच्छी हम ले सकते हैं प्रति हेक्टेयर। फिर क्या दिया है, डेपोंग विधि द्वारा उगाई गई धान की पौध कब रोपाई, डेपोंग विधि द्वारा उगाई गई धान की पौध कब रोपाई है लिए तैयार हो जाती है। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, ये हमसे ये पूछ रहा है कि डेपोंग विधि के द्वारा हम जो नर्सरी तैयार करते हैं वो रोपाई के लिए कितने दिन में तैयार हो जाती है। तो वो रोपाई के लिए जो है 11 से 14 दिन में तैयार हो जाती है। यहाँ 10 से 12 दिया है तो ये थोड़ा सा रॉन्ग है। उसकी जो मिनिमम जो आयु है पौधा तैयार की 11 से 14 दिन के बीच में होती है। अब पलवार, पलवार यानी मल्च, पलवार यानी मल्च। अब मल्च प्लास्टिक की भी होती है, हम खरपतवार कोई भी मल्च लगा सकते हैं। अब मल्च से क्या फायदे हैं, मल्चिंग क्यों की जाती है, मल्च क्यों लगाई जाती है। तो जो भूमि में जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है जिसके कारण क्या होता है, पानी उड़ता है, बाष्पोत्सर्जन एवोप्रेशन यानी बाष्पोत्सर्जन, उसके कारण जो है भूमि का पानी उड़ता है। और भूमि का पानी जब उड़ता है तो भूमि में नमी खत्म होती है, तो फिर बार बार हमें सिंचाई लगाने की ज़रूरत पड़ती है या खेत में सिंचाई करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस परिश्रम से बचने के लिए हम क्या काम करते हैं, खेतों में मल्च का उपयोग कर देते हैं, जिससे क्या रहता है भूमि में जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया वो कम हो जाती है और हमें बार बार सिंचाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और प्रॉपरली सबसे ज़्यादा फायदा क्या होता है, जो अनावश्यक जो पौधे उगते हैं जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं वो भी नहीं निकलते हैं। इससे क्या है, हमें दवाई का खर्चा, खरपतवार नाशी का खर्चा, निंदाई गुड़ाई का खर्चा भी बच जाता है और कीट रोग भी कम लगते हैं। अब क्या दिया है, मक्का की खड़ी फसल में तोरिया की बुआई करने को क्या कहते हैं। मक्का कटाई से पहले यदि हम उसमें तोरिया बो दें तो ऐसी फसल पद्धति क्या कहलाएगी, ऐसी फसल पद्धति रिले क्रॉपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग का मतलब ये होता है एक फसल की कटाई से पहले ही उस खेत में दूसरी फसल को बो देना, ऐसी पद्धति रिले क्रॉपिंग कहलाती है। इसकी संज्ञा रेल से ली गई है कि जैसे हर 5 मिनट में रेल आगे पीछे चलती है एक पटरी में, इसी प्रकार से इसकी संज्ञा दी गई है। अब क्या दिया है, फिर नाली विधि से बोई गई गन्ने में नाली की गहराई रखी जाती है। नाली विधि से यदि हम गन्ने की बुआई कर रहे हैं तो उसमें नाली की गहराई कितनी रखना है, 20 से 25 सेंटीमीटर गहराई रखना है। तिल की बुआई के लिए उपयुक्त बीज दर है। तिल तो आपको सभी को पता ही, तिल जो है एक ऑयल सीड क्रॉप है, तेल वाली है। तो इसकी जब हम बीज दर रखते हैं तो 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सफिशेंट होती है। और इसमें गुणसूत्र की संख्या 26 होती है और उत्पत्ति स्थान इसका अफ्रीका है। और इसमें एक जो माइकोप्लाज्मा जनित जो रोग है मोस्टली आप सभी को पता है, जिसका नाम है फाइलॉडी, इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। अब इसके बाद में क्या देखेंगे, किस तापक्रम पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है, मतलब किस तापक्रम पर पानी जम जाता है और ठोस बन जाता है, तो वो 4 डिग्री सेल्सियस पर ऐसा होता है। दियारा पद्धति में किस फसल को उगाया जाता है। दियारा पद्धति मतलब थाला बनाकर, जो हम किस फसल को उगाते हैं थाला बनाकर, और थाले में हम बीच में एक पौधा लगाते हैं। तो ऐसी पद्धति ज़्यादातर जो है कुकुरबिटेसी कुल में अपनाई जाती है। और कुकुरबिटेसी कुल की जो सब्जियां हैं उनकी खेती ज़्यादातर कब होती है, उनकी खेती का सही समय है जायद ऋतु। और जायद ऋतु कब आती है, फरवरी से लेकर मार्च के बीच में। और कुकुरबिटेसी में सब्जी में क्या आती है, लौकी, कद्दू, ककड़ी, कंदीलर, ये सारी सब्जियां आती है। तो यदि हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो बिल्कुल आप लाइक करिए। और यदि आप पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं तो ऐसे एग्रीकल्चर से संबंधित अपडेट के लिए आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि हम आगे देखें,
आज की हमारी क्लास थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपका बिल्कुल मनोरंजन, जैसे आप अपने टाइम पास के लिए और अपने माइंड फ्रेश करने के लिए यूट्यूब देखते हो बहुत सारे कॉमेडी, इसी तरह मैं कोशिश करूँगा कि आप में किसी प्रकार का ट्रेस ना हो और आपको पूरा याद हो जाए। तो चलिए हम देखते हैं, फिर से समझते हैं। लोरेंथस चूँकि एक खरपतवार है, ये आपको फसलों की खेती जिस स्थान पर भी की जाती है तो उसमें आप समझ सकते हैं, और हम इसके बारे में जब स्पेशली वीडियो बनाएंगे तो अब इसके बारे में हम फोटोज, इसके इमेज सहित हम पूरी चर्चा करेंगे। तो लोरेंथस एक परजीवी है। तो ये लोरेंथस कैसा परजीवी है? सेमी स्टेम पैरासाइट, यानी ये क्या है? अर्ध तना परजीवी है। मतलब ये तना के ऊपर लगता है, पूरी तरह से ये जो है तना परजीवी नहीं है, केवल अर्ध तना परजीवी है। अब क्या दिया है? स्पाइक टूथ हैरो। स्पाइक टूथ हैरो क्या है? स्पाइक टूथ हैरो जो होता है ये द्वितीय भू परिष्करण यंत्र है। कैसा यंत्र है ये? द्वितीय भू परिष्करण यंत्र है। फिर इसके बाद में, हालांकि जो है भू परिष्करण के बाद भू परिष्करण के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि फसलों की बुआई से पहले जो भी कर्षण क्रियाएं खेत में की जाती है वो प्राथमिक भू परिष्करण कहलाती है, और फसल की बुआई के बाद जो क्रिया की जाती है खेतों में वो द्वितीय भू परिष्करण कहलाती है। तो कुछ इस तरह से आप बिल्कुल आपको कंफर्म हो जाता है कि भू परिष्करण क्या होता है। अब केंद्रीय ऊपरवार धान अनुसंधान केंद्र स्थित है। केंद्रीय ऊपरवार धान अनुसंधान केंद्र मसौदा में स्थित है। अब हम देखते हैं तंबाकू की कुछ मुख्य क्रियाएं जो तंबाकू में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और इनके बिना तंबाकू के पौधे का जीवन चक्र पूरा नहीं होता है, और उसकी गुणवत्ता नहीं बढ़ती है। ये क्रिया करना ही पड़ता है। अब क्या दिया है? तंबाकू की क्रिया में शीर्ष तोड़ना। तंबाकू की क्रिया में शीर्ष तोड़ना को क्या बोलते हैं? टॉपिंग की क्रिया में हटाया जाता है। क्या हटाया जाता है? पुष्प गुच्छों को। किसको हटाया जाता है? पुष्प गुच्छों को। पुष्प गुच्छों को इसलिए हटाया जाता है क्योंकि तंबाकू में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उपयोगी उसका कौन सा भाग है? पत्तियां हैं। यदि पुष्प आ जाएंगे तो जो ऊर्जा पत्तियों में ज़रूरत पड़ रही थी वो ऊर्जा पत्तियों को नहीं मिल पाएगी, तो उससे पत्तियों की गुणवत्ता प्रभावित होगी। इसलिए हम क्या काम कर देते हैं? पुष्प आने वाले भाग को, ऊपर की कलिका को काट देते हैं, तो जो भी ऊर्जा है वो पत्तियों के उपयोग के लिए हो जाती है। तो निश्चित ही आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद में हम देखेंगे पैगिंग। तो ये पैगिंग की जो क्रिया है मुख्यतः, ये जो है पैगिंग की क्रिया ग्राउंडनट में होती है, यानी मूंगफली में होती है। तो यह एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, और इसी के कारण फलियां बनना प्रारंभ होती है। तो यह क्रिया कब होती है? ये 50 से 55 दिन में आती है। फलियों में 50 से 55 दिन आती है। कुछ हाइब्रिड वैरायटी कम समय की रहती है, तो उनमें 45 दिन में भी 45 दिन में भी यह आ जाती है। अब हम देखते हैं मल्च में हमने अभी थोड़ी देर पहले और चर्चा किए थे मल्च के बारे में। अब ये मल्चिंग के बारे में देखेंगे। मल्च और मल्चिंग एक ही चीज़ है, बस इतना है कि मल्चिंग मतलब क्या होता है, ये क्रिया कैसे की जाती है, उसके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। भूमि से नमी के वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए मल्चिंग की क्रिया की जाती है। एरोविंग क्या है? एरोविंग का मतलब ये होता है, इसका मीनिंग पूछा गया है कि गन्ने में पुष्प गुच्छ निकलने को क्या कहते हैं? एरोविंग कहते हैं। अब हमारे सामने है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक पॉइंट है जो पेपर में काफ़ी बार पूछा जाता है। कभी कभी ये जो है बहुत बार ये प्रश्न आया है, रोगिंग किसे कहते हैं? फसलों में रोगिंग क्या है? तो वांछित फसल, आप समझते हैं बहुत छोटी या शॉर्ट परिभाषा में हम समझते हैं, केवल आधी लाइन में। वांछित किस्म की फसल से अवांछित किस्म के पौधों को निकालना रोगिंग कहलाता है। मान लीजिए हमने गेहूं के खेत, हमने एक खेत है और उसमें गेहूं की खेती की है, और गेहूं की खेती में हमने क्या किए कि हमने गेहूं लगाए हुए हैं, और गेहूं की वैरायटी 303 लगाए, और उसमें अचानक से जो है 322 किस्म के पौधे उग आए। हमने किस्में तो 322 लगाए हैं, लेकिन उग किसके पौधे रहे हैं? कुछ संख्या में बीचों बीच में 322। तो अब वो 322 किस्म के पौधे उग रहे हैं, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? रोगिंग कहलाती है, क्योंकि उसमें मिश्रित हो गई है। और तो उन पौधों को निकालना, जो वांछित किस्म की फसल से अवांछित किस्म के पौधे निकालना
क्या कहलाता है? रोगिंग की क्रिया कहलाती है। तो निश्चित ही अब आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार हम देखेंगे तंबाकू में की जाने वाली क्रिया। तो तंबाकू में देखो क्या क्या किया जाता है। शीर्ष तोड़ना, टॉपिंग तथा शाखाओं को तोड़ना, डिस्करिंग को शीर्ष तोड़ना, शाखाओं को तोड़ना या निकालने की क्रिया किस फसल में आवश्यक है? तंबाकू में है। और यह क्रिया हम देखते हैं तो चने में भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अब हम देखेंगे अगली, मूंगफली प्लस अरहर प्लस गन्ना, फसल चक्र की फसल सघनता होगी। यहाँ पर 3 फसल दी हुई है तो इनकी फसल की सघनता बताना है। फसल की सघनता निकालने का एक सूत्र होता है और उस सूत्र कैसा होता है? क्रॉप इंटेंसिटी यानी फसल चक्र बराबर फसलों की संख्या बटे फसल चक्र का वर्ष गुणित 100। यदि आप ये फार्मूला अपना लेते हैं, फसलों की संख्या में जितनी भी फसल चक्र है आप रख दीजिए। यहाँ 3 फसल चक्र है तो हमने ऊपर रख दिए 3, और फिर नीचे रखते हैं हम फसल चक्र का वर्ष। तो देखिए यहाँ पर मूंगफली 1 वर्ष है और अरहर और गन्ना ये 2 वर्ष है, तो हमने नीचे रख दिए 2 वर्ष की फसल चक्र है, 2 वर्षीय फसल है, और गुणित हमने 100 कर दिए। तो ऐसा करके हम गुणा और भाग करेंगे तो हमारे सामने जो है 150% फसल सघनता आ जाएगी। तो आप कुछ इस तरह से निकाल सकते हो, कोई डिफिकल्ट नहीं है। यदि आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट्स करिएगा, मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ। और अभी हम देख रहे हैं सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान यानी फसल उत्पादन की महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जो प्रश्न काफ़ी बार घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। अब हम क्या देखने वाले हैं? बैगन की प्रति हेक्टेयर बीज दर है 400 से 500 ग्राम है। तंबाकू की फसल में कौन कौन सी क्रियाएं की जाती है? देखो एकदम क्रम से जमाई गई क्रियाएं हैं। सबसे पहले शीर्ष तोड़ना जिसे टॉपिंग कहते हैं, फिर शाखाएं तोड़ना जिसे डिस्करिंग कहते हैं, फिर कटाई जिसे प्राइमिंग बोलते हैं, और फिर रचाई को क्या बोलते हैं? क्यूरिंग बोलते हैं। ये क्रिया का सीक्वेंस है। ये पेपर में कभी कभी ये पूछ लेता है कि भाई तंबाकू की क्रियाओं का सीक्वेंस बताइए। तो सीक्वेंस कुछ इसी तरह से रहता है, शीर्ष तोड़ना, टॉपिंग, शाखाएं तोड़ना, डिस्करिंग, कटाई यानी प्रूनिंग, और रचाई। इस तरह से क्रिया है। अब क्या है अगला? ऊसर भूमि में मध्यम अवधि वाले धान की रोपाई हेतु पौधों की अनुशंसित आयु क्या है? ऊसर भूमि यानी वही क्षारीय भूमि, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। तो क्षारीय भूमि में यदि हमें धान की पौध रोपण करना है तो उसकी जो पौधे की जो उम्र होनी चाहिए वो 40 से 45 दिन की होनी चाहिए, ताकि जो है लवण को वो सहन कर सके पौधे। गेहूं में चौड़ी पत्तियों वाले खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है तो 4D से किया जाता है। अब हम आगे देखेंगे, आगे हमारे सामने कुछ प्रश्न लास्ट बचे हुए हैं। और क्या बचे हुए हैं? गेहूं में सिंचाई देने की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है? CRI स्टेज बोलते हैं, जिसे बोलते हैं शीर्ष जड़ जमाव। और यहाँ पर क्या दिया है? ताज मूल बनने पर। और ये स्टेज जो है 21 दिन में आती है। यदि आप इस स्टेज में सिंचाई नहीं करते हैं तो जो है 30 से 40% फसलों को नुकसान होता है। अब इसके बाद में हम क्या देखेंगे? कौन सा मृदा जल जो पौधों को बहुतायत में प्राप्त होता है? तो वो केशिका जल ही पौधों को प्राप्त होता है। और यहाँ पर एक विशेष बात ये रह गई कि जो CRI स्टेज के बारे में सबसे पहले भारद्वाज ने बताए हुए थे। भारद्वाज एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने यह बात को बताए थे। अब इसके बाद में हम क्या देखते हैं? बस हम कुछ नहीं देखते हैं। आज के क्लास में बस इतना ही, बाकी की जानकारी हम अगली क्लास में देखेंगे। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे एग्रीकल्चर के अपडेट आपको प्रतिदिन मिलते रहेंगे और आपकी पेपर की तैयारी चलती रहेगी। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।